हेलो वेलकम। तो देखो यार, कक्षा 11 का अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। आपके कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं चैप्टर 2 की। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये अध्याय 2। देखो यार, जब आप ये अध्याय 2 पढ़ते हो ना शुरुआत में, पहली बार क्लास 11 में आने के बाद, यानी कि संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इस चैप्टर का बेसिक कई बच्चों को शुरुआत में समझ में नहीं आता है और उन्हें तलाश होती है एक ऐसे लेक्चर की, एक ऐसे वीडियो की जो उन्हें ये समझा दे कि संबंध क्या है, फलन क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। साथ ही साथ शुरुआत में सबका टारगेट रहता है कि यार भैया कम से कम पहले एनसीईआरटी तो हो जाए, है ना। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आ जाएं, एटलीस्ट जितने उदाहरण हैं वो समझ में आ जाएं, ताकि हम बाद में बाकी चीज़ों को धीरे धीरे खुद से सीख लेंगे, क्योंकि बेसिक आ जाएगा एक बार तो आप बाकी चीज़ें सीख सकते हो। तो आप मान के चलो कि ये वही लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यानी जिसमें हम परिचय देखने वाले हैं इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि संबंध क्या है, फलन क्या है, इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। डोमेन, रेंज, कोडोमेन यानी कि प्रांत, परिसर, सह प्रांत, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे निकालते हैं। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण, विविध उदाहरण को छोड़ के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। मतलब कि ये एक वीडियो है ना, मतलब कि ये एक वीडियो, ठीक है, आपका पूरा वन शॉट की तरह काम करेगी। अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप एडवांस जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपको वो भी समझ में आने लगेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें पूरा चैप्टर इस वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आपको संबंध समझना है या फिर आपको फलन समझना है, तो आपको समझना होगा समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब देखो क्या होता है। अगर आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब वो खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, जैसे मान लो कि एक समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है, तो जो इनका कार्तीय गुणन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P क्रॉस Q से। और ये P क्रॉस Q यानी कि इनका कार्तीय गुणन क्या होता है, ये उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम घटक आएगा P से और द्वितीय घटक आएगा Q से। इसीलिए इसको क्रमित युग्म बोला जाता है। क्रमित कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक क्रम फॉलो होगा, एक ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, क्रम फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि यहाँ पे आपको पी और क्यू का जोड़ा दिख रहा होगा, तो इस जोड़े को लिखने का एक क्रम है। क्रम ये है जनाब कि अगर आपने पी क्रॉस क्यू निकाला है, तो जो पहला एलिमेंट है यानी स्मॉल पी, ये इस पहले समुच्चय कैपिटल पी से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है इस युग्म का यानी स्मॉल क्यू, ये इस कैपिटल क्यू से आएगा। मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, एक क्रम है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रमित युग्म। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक एग्जाम्पल से बता दो ना, क्योंकि उदाहरण जब आप देखते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब जैसे मानो कि P के पास ये दो एलिमेंट हैं और जो Q है उसके पास ये दो एलिमेंट यानी कि अवयव हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं। आप कितने जोड़े बना सकते हो, कंडीशन ये है जनाब कि एक एलिमेंट आपको यहाँ से उठाना है, दूसरा आपको यहाँ से उठाना है। पहला कहाँ से उठाओगे, P से, क्योंकि P पहले लिखा हुआ है। दूसरा कहाँ से उठाओगे, Q से, क्योंकि Q बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, एरो डायग्राम से, कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। यहाँ पे मान लो पहला मैंने 1 लिया और दूसरा मैंने A ले लिया, तो यानी कि एक युग्म मेरे पास क्या आ रहा है कि अगर मैं P से 1 ले रहा हूँ तो Q से A मिल जा रहा है। या तो मैं ये लिख दूँ, अच्छा क्या मैं कोई और युग्म बना सकता हूँ जहाँ पे मैं पहला एलिमेंट P से लूँ और दूसरा एलिमेंट Q से लूँ, क्योंकि ऐसे ही चलना है, आपको यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि पहले 1 फिर B, है ना, यानी कि 1 और B, ये भी ठीक है। अच्छा क्या मैं कोई और युग्म बना सकता हूँ, क्रमित युग्म, है ना। याद रखना, जब आप युग्म की बात कर रहे हो यानी जोड़े की बात कर रहे हो, तो आप क्रमित युग्म की बात कर रहे हो। क्रमित युग्म का मतलब है कि पहला P से आएगा, दूसरा Q से आएगा। तो मैंने P से मान लो पहला 2 ले लिया और Q से मैंने A ले लिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 और A का एक क्रमित युग्म बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या मैं कोई और बना सकता हूँ, हाँ, 2 और B, तो 2 और B का भी क्रमित युग्म बना सकता हूँ। अब इन सभी को पैक कर दो इस ब्रैकेट में, यानी कि इस ब्रैकेट में पैक करने का मतलब है कि ये एक समुच्चय ही तो है। अब इस समुच्चय का हर एक अवयव देखो पेयर यानी कि जोड़े में है, यानी कि युग्म में है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा।
और ये युग्म खास तरीके से बनाया गया है, एक क्रम में बनाया गया है कि पहला एलिमेंट P से आएगा और दूसरा Q से आएगा, ये P से, ये Q से, ये P से, ये Q से, ये P से, ये Q से। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि भैया जो P क्रॉस Q है यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, वो पहली बात तो एक समुच्चय है और इस समुच्चय का हर एक अवयव क्या है, इसका हर एक अवयव पेयर यानी जोड़े में यानी युग्म में है। और कैसे युग्म है, क्रमित युग्म में। इसीलिए देखो ये परिभाषा यहाँ पे लिखी गई थी। अब अगर मैं ये परिभाषा पढ़ूं तो आपको इसका एक एक अक्षर क्लियर होगा कि कहाँ क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दो अरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणन यानी कि P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है। क्या होता है, एक समुच्चय होता है, जिनको प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया। यही जो लाइन यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी ऐसे लिखी हुई है, इसी को शॉर्ट में मैथमेटिकली इस तरह से आप लिख सकते हो कि भाई P क्रॉस Q का मतलब होगा वो सभी क्रमित युग्म जहाँ पे पहला एलिमेंट कैपिटल P यानी इस सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट, ठीक है, वो कैपिटल Q यानी कि इस सेट से आएगा। अब क्लियर हो गया आपको कि कार्तीय गुणन क्या होता है। थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा क्योंकि अभी हम पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस चैप्टर का मतलब अभी शुरुआत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाऊँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार ये पूरी वीडियो देख ली ना, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बेसिक के लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और जो एडवांस के लिए जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं हूँ ना यार। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई P और Q में से रिक्त हो जाए, तो मान लो इसके पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तब P क्रॉस Q भी रिक्त हो जाता है। याद रखना कि अगर P और Q में से कोई भी रिक्त आ गया तो P क्रॉस Q भी रिक्त आएगा, लेकिन अगर दोनों ही अरिक्त हैं यानी खाली नहीं है तो ये भी अरिक्त होगा। क्लियर होगी बात। अब जैसे आपको इतनी सी बात क्लियर हुई, अब कुछ पॉइंट समझो। पहले ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो हैशटैग इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो इसका पहला पॉइंट है वो समझो। पहला पॉइंट है कि दो क्रमित युग्म बराबर होंगे यानी समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखो मान लो एक क्रमित युग्म है x, y, दूसरा क्रमित युग्म है 1, 2। अब मान लो अगर ये समान है और b यानी कि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो ये तभी हो सकता है जब इसका पहला इसके पहले के बराबर हो और इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर हो। यानी कि x बराबर 1 होना चाहिए, y बराबर 2 होना चाहिए, तभी ये चीज़ें बराबर हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अब अगर पहला पॉइंट समझ में आया है तो इससे पहले कि मैं दूसरे तीसरे चौथे को कवर करूं, पहले पे एक उदाहरण देख लो। आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण एक अब आप कर पाओगे अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ब्रैकेट में, ठीक है, इस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये क्रमित युग्म है ना, कोमा लगा है, तो मतलब इसका ये पहला और ये इसका दूसरा, ठीक है। और इसी तरह से ये भी एक क्रमित युग्म है जिसमें ये पहला एलिमेंट ये दूसरा, तो इनके बीच में बराबर लिखा हुआ है यानी कि दो क्रमित युग्म समान दिए गए। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि दो क्रमित युग्म तभी समान होंगे जब इसका प्रथम इसके प्रथम के बराबर हो, है ना, यानी कि x+1 बराबर होना चाहिए 3 के। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इसका द्वितीय इसके द्वितीय के बराबर होना चाहिए, यानी कि y-2 बराबर होना चाहिए 1 के। बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये सवाल 1 नंबर में आता है। बताओ कहीं से भी कुछ कठिन लगा क्या आपको अभी तक? ठीक है, मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा यार ये तो नकली चीज़ है, ये तो भाई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। इसमें क्या था, ये तो हमें आता था, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको नहीं आता है ना वो भी समझ में आ जाएगा। चलो ये पहला पार्ट समझ में आया, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट समझो। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि मान लो आपके पास ए है, ए में टोटल पी अवयव हैं और बी एक समुच्चय उसमें क्यू अवयव हैं। तो जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी में पी गुणा में क्यू इतने अवयव होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास पी हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास क्यू हैं, तो जो ए क्रॉस बी में अवयव आएंगे वो कितने होंगे, पी और क्यू को गुणा कर दो। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है सर देखो, जैसे मान लो आपके पास ए पे आ रहा है ए बी और सी, 3 अवयव आ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए, 3।
है ना, 1 2 3। और मान लो बी के पास, ठीक है, बी के पास आ रहा है आपके पास 1 और 2, ये 2 अवयव आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया, 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ए और बी का क्रॉस निकाला जाए तो कितना होगा, तो आप सीधा सीधा इसके पास 3 अवयव हैं, यहाँ लिखो 3, इसके पास 2 अवयव हैं, लिखो 2, 3 गुणा में 2 यानी 6, यानी इसके पास कितने थे, इसके पास कितने थे, दोनों को गुणा कर दो, इसके पास कितने हैं वो मिल जाएगा। ये बताता है आपको ये सेकंड पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि ए और बी अरिक्त हैं और ए और बी में कोई अपरिमित है, अपरिमित मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी भी अपरिमित ही होगा। ठीक। अच्छा, अगला क्या है, अगला है कि अगर ए गुणा ए, जैसे भी तो आप सिर्फ जोड़े में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ट्रिपलेट आ गया, त्रिक आ गया ना, ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एक त्रिक बनेगा जिसमें 3 चीजें आएंगी, पहला जो होगा वो इससे, दूसरा जो होगा वो इससे, और तीसरा जो होगा वो इससे आएगा। लेकिन अब खास बात यह है कि तीनों ही ए है, तो एक बार में आप ऐसे भी कह सकते हो कि तीनों ही ए से आए होंगे। आगे बात समझ में, इसको हम बोलते हैं क्रमित त्रिक। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चलो, अब पहला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया था, अब इन पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब जैसे उदाहरण 2, ठीक है, उदाहरण 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई पी में ए बी सी ये चीज़ें आती हैं, क्यू में आता है आर, तो पी क्रॉस क्यू निकाल दो, क्यू क्रॉस पी ये निकाल दो। ठीक है, तो यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी क्रॉस क्यू की, तो मुझे करना क्या है, पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या होगा, क्रमित युग्म लेने हैं भाई, जिसमें पहला पी से है दूसरा क्यू से, यानी एक पी से और दूसरा क्यू से। तो अगर पी से ए और यहाँ से, यहाँ तो खैर एक ही है आर, तो क्या बन जाएगा, एक क्रमित युग्म बन जाएगा ए कोमा आर। दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से बी उठाओ यहाँ से आर उठाओ, तो ये हो जाएगा बी कोमा आर। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी उठाओ यहाँ से आर उठाओ, तो ये हो जाएगा सी कोमा आर। आगे बात समझ में, तो इतनी चीज़ें हो गई। ठीक। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है भैया क्यू क्रॉस पी भी निकाल दो। अब क्यू क्रॉस पी का मतलब क्या होगा, क्यू क्रॉस पी का मतलब होगा कि पहले देखो यहाँ पे क्यू लिख दिया, जैसे पहले पहले पी था, लेकिन यहाँ पे क्या है क्यू, यानी अब पहला एलिमेंट क्यू से आएगा, दूसरा पी से आएगा, यानी कि अब आपको पहले पी से उठाना है, फिर पहले क्यू से उठाना है, यानी कि अब आपको पहले क्यू से उठाना है और फिर पी से, है ना। जैसे यहाँ पे बनेगा आर ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए, फिर बनेगा आर बी, फिर बनेगा आर सी। ठीक है, कह रहे क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, हम बोलेंगे नहीं, है ना, यानी कि P क्रॉस Q बराबर नहीं है Q क्रॉस P के। समझना कि हाँ दोनों में एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 अवयव, तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 3 ही अवयव होंगे। समझ में आ गई बात, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, ये समझ में आया। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला जो है उदाहरण 3 है। अब उदाहरण 3 में समुच्चय ए में देखो ये 3 एलिमेंट आते हैं, बी में ये 2 आते हैं और सी में ये 3 आते हैं, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, है ना। अब इसके लिए आपको पहला चैप्टर भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए और इसका गुणन निकालना है किसके साथ, बी का सार्वनिष्ठ लेना है सी के साथ, यानी इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर जो भी ए के पास है, फिर यहाँ पर इसका गुणन निकालना है किसके साथ, इसके साथ, ये भी एक सेट ही आएगा यानी समुच्चय आएगा, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ए के पास क्या क्या है। ए के पास है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3। अब मुझे बताओ बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि सार्वनिष्ठ लेना, यानी जो चीज़ बी और सी दोनों में एक जैसी है। तो बी और सी में एक जैसा क्या है, एक जैसा है 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, एक ही एलिमेंट है, बाकी सब चीज़ें तो अलग अलग है। तो यहाँ पर अब इनका अगर मैं गुणन निकालूं, तो इनके गुणन कहने का क्या मतलब है कि पहला समुच्चय ये है, दूसरा ये है, इनका गुणन निकाला जाएगा, तो एक एलिमेंट यहाँ से, दूसरा यहाँ से, और जितने भी ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं सब लिख दो। तो एक बन जाएगा 1 और 4, है ना, एक क्या हो जाएगा 1,4, दूसरा क्या हो जाएगा 2,4, यही तो बना सकते हो, और क्या बनाओगे यार। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा 3,4। ठीक, तो ये निकल गया आपके पास पहला पार्ट।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं, तो दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? पहले लिखा है ए और बी का कार्तीय गुणन निकालो। चलो ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद सार्वनिष्ठ ले लो, है ना, ए क्रॉस सी के साथ। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया ए क्रॉस सी। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं ए क्रॉस सी लिखता हूँ। मतलब क्या कि इसकी वैल्यू इसमें लिखूंगा। फिर ये वाला निशान लगा हुआ है इंटरसेक्शन यानी सार्वनिष्ठ, तो यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या, ये चीज़ इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब पहले देखो, ए और बी का गुणन करो। तो ए के पास क्या है? ए के पास है 1 2 3 और बी के पास क्या है? 3 4। अब इनका हमें क्या करना है? गुणन निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, ऐसे कितने जोड़े बना सकते हो? तो पहला ए से और दूसरा बी से, यानी 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1,3। एक को फिक्स रखो, जब तक यहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं, है ना, मतलब इस पहले को मत बदलना, पहले यहाँ से बदलना। जैसे 1 का 3 के साथ गया, 1 को फिक्स रखो, फिर 4 के साथ, तो 1 हो जाएगा 1 4। समझ में आ गया लॉजिक? फिर दूसरा क्या? 2 3 2 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2,3 और 2,4। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे 3 को उठाओ, 3 को 3, 3 को 4 से, तो 3,3 और 3,4। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब इधर क्या है? ए क्रॉस सी, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए क्रॉस सी मतलब ए रहा, सी ये रहा, है ना। अच्छा, ए क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आएंगे? अगर मैं डायरेक्ट सोचना चाहूँ तो यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ 3 लोग हैं, 3 गुणा 3 9, यानी 9 एलिमेंट आने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से एक को पहले 4 के साथ, एक 5 के साथ, एक 6 के साथ, 1 4 1 5 1 6, तो पहले इतना लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 की बारी आएगी, 2 4 2 5 2 6, तो पहले इतना लिख लेता हूँ। इसके बाद क्या? इसके बाद बारी आएगी 3 की, तो 3 4 3 5 3 6। ठीक है, चलिए अभी नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो एक जैसा क्या है ना, क्योंकि हमें इनका क्या लेना है? सार्वनिष्ठ। तो एक जैसा अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर भी 1 4 है, यहाँ पर देखोगे 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, यहाँ पर 3,4 है, और यहाँ पर भी 3,4 है, और तो सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? 1 4, दोनों में जो है ऐसा वो लिखो, 2 4 और 3 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा आप खुद कर लेना, चौथा हिस्सा है वो भी आप खुद कर लेना। ठीक है, ये अब आप कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं, उदाहरण 4 देखते हैं। ठीक है, अभी संबंध और फलन पे आएंगे, टेंशन मतलब। उदाहरण 4 में कह रहे हैं पी में अगर ये 2 एलिमेंट आते हैं तो पी क्रॉस पी, यानी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, है ना, क्रमित त्रिक। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो यार। सबसे पहली बात है, यहाँ पे निकालना है पी क्रॉस पी। तो पहले पी के पास क्या है वो लिख दो, है ना। यहाँ पे पी के पास है 1,2। ठीक है, इसका क्रॉस निकालना है पी से, फिर से पी है तो मतलब पी के पास तो क्या है? 1,2। फिर से पी से ही निकालना है तो पी के पास क्या है? 1,2। ठीक है, अब आप क्या काम कर सकते हो, या तो आप एक बार में निकाल लो, बट एक बार में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप क्या करना, आप सबसे पहले, ठीक है, टोटल ना निकाल के इतना निकाल लेना, है ना, यानी कि आपको ये, ठीक है, इतना तो निकालना आएगा ना, कि जैसे कि अगर पी क्रॉस पी होता सिर्फ, तो पहले आप इतना निकाल लो, इसको ऐसे ही लिखते चलो। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको छेड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दूंगा। बस मैं सबसे पहले इसको कर लूँगा गुणा। ठीक है, तो इसको गुणा कैसे करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, यहाँ पर पहला इससे दूसरा इससे, है ना, क्योंकि पी क्रॉस पी के लिए पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, तो एक पेयर बन जाएगा 1,1, तो यहाँ पे आ गया 1,1। दूसरा बन जाएगा 1 को 2 के साथ, यानी 1,2। तीसरा हो जाएगा 2,1, और चौथा एलिमेंट हो जाएगा 2,2। इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 लोग हैं, इसके पास 2 लोग हैं, 2 गुणा 2 यानी 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा 1 2 3 4 हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया ये। ठीक, अब यार देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर इसको, जो कि इन दोनों का रिजल्ट है, फिर से गुणा करना है इसके साथ,
है ना, कार्तीय गुणन निकालना है। तो कैसे करूँगा, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों मिलके जो बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, यानी उसको उठाओगे तो ऐसा नहीं सिर्फ 1 उठा लिया, अब आपको ये पूरा उठाना पड़ेगा, ये पूरा 1 के साथ, फिर यही पूरा 2 के साथ, है ना। मतलब ये पूरा देखो क्या है, ये पूरा यहाँ पे है 1,1, तो ये 1,1 तो मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से क्या उठाऊंगा 1, तो ये हो जाएगा 1,1,1। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। फिर आप क्या करोगे, ये 1,1,2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1,1,2, ठीक है। इसी तरह से जितने भी चीज़ें बन सकती हैं सब आप बना दो, है ना। मतलब क्या, 1,2 को 1 के साथ किया तो यहाँ हो जाएगा 1,2,1। फिर आपने क्या किया, 1,2 को 2 के साथ किया तो हो जाएगा 1,2,2। फिर आपने क्या किया, अब बारी आ गई 2,1 की, तो 2,1,1 और 2,1,2 लिख दो पहले, ठीक है। जैसे इतना वो अब 2,2 की बारी आ गई, 2,2,1 और फिर 2,2 को 2 के साथ लिख दो। तो ये रहा आपके सामने कंप्लीट रिजल्ट। अब देखो इसके पास 2 एलिमेंट थे, इसके पास 2 एलिमेंट थे, इसके पास 2 एलिमेंट थे, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 एलिमेंट होने चाहिए। गिनो जरा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बात करेंगे संबंध किसे कहते हैं। उदाहरण 6, उदाहरण 6 में कह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ए और बी को बात करो। तो जाहिर सी बात है यार, ए का मतलब और बी का मतलब यहाँ से आप आसानी से देख पाओगे कि जो कोमा के पहले लिखे हुए हैं, यानी जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आया होगा, ए से आया होगा, और जो कोमा के बाद लिखा है यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आया होगा, वो बी से आया होगा। तो ए में से कौन कौन है, ए में से है पी और एम, 2 बार लिखे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो क्या आएगा, स्मॉल पी स्मॉल एम। इस तरह से जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, क्यू आर यानी क्यू और आर। तो बी में क्या रहा होगा, क्यू और आर। चलिए अब आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है रिलेशन यानी कि संबंध, ठीक है। अब देखो संबंध को समझने के लिए हमने कार्तीय गुणन पढ़ा, क्योंकि कार्तीय गुणन पढ़ोगे तभी आपको संबंध समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पे मान लो कोई संबंध है तो उसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। संबंध मतलब क्या कि मान लो एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। समुच्चय ए का कोई एलिमेंट समुच्चय बी के एलिमेंट से किस तरह से रिलेशन में है, किस तरह से संबंधित है, यही हम बताते हैं संबंध में। यानी कि जो संबंध होता है ना, आपको सिंपली याद रखना है, वो एक उप समुच्चय होता है या बराबर भी हो सकता है ए और बी के कार्तीय गुणन के, ठीक है। यही जो चीज़ मैंने शॉर्ट में लिखी यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक समुच्चय ए है, कोई दूसरा समुच्चय बी है, अब समुच्चय ए का कोई अवयव समुच्चय बी के अवयव से किस तरह से संबंधित है वही बताता है एक संबंध यानी कि रिलेशन। और रिलेशन जो होता है वो हमेशा ए और बी का जो कार्तीय गुणन है उसका एक उप समुच्चय होता है या बराबर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने जो संबंध बनाया है ए और बी के अवयवों में वो किस तरह से बनाया है। अगर वो कंडीशन पूरे के पूरे ए क्रॉस बी को ही सेटिस्फाई करती है तो सब कुछ आ जाएगा, केवल कुछ ही इसके अवयव करती है तो वही अवयव रिलेशन में आएंगे। तो अभी जो यहाँ पे लिखा गया मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मीनिंग यही है, एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले मैं जो पढ़ देता हूँ फिर एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणन यानी कि ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय कैसे बनाएंगे हम, यह उप समुच्चय जो है वो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जो मेन लाइन है वो ये है कि भाई ये कैसे प्राप्त होता है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के, याद रखना, प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। इसके बाद की जो लाइन है अभी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो मान के चलो कि यहाँ पर मेरे पास एक समुच्चय है ए, ठीक है, जिसके पास एलिमेंट जो आते हैं वो हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं। और मेरे पास एक दूसरा समुच्चय है बी, अरिक्त समुच्चय की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मान लो मेरे पास आता है 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप ए क्रॉस बी लिख लो, ठीक है, समझना है अगर आपको अच्छे से। तो सबसे पहले सोचो
कि ए और बी का कार्तीय गुणन में क्या क्या आएगा, है ना। बाद में हम बात करेंगे संबंध की। तो कार्तीय गुणन में क्या आएगा, 1 4 1 5 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,4 और 1,5। फिर क्या आएगा इसी तरह से 2 4 2 5, फिर क्या आएगा 3 4 3 5। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी। अब देखो यार, संबंध का मतलब ही क्या है कि आप जब, अगर आपका संबंध मान लो ए से बी में, ठीक है, अगर आपका संबंध, ठीक है, किस तरह से डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब हम ए के जो भी अवयव हैं वो किस तरह से बी में रिलेटेड हैं वही तो बता रहे हैं। अब आप कोई भी कंडीशन बता दो, इससे बाहर नहीं जाएगा चीज, हमेशा वो इसका एक उपसमुच्चय ही आएगा, चाहे आप करके देख लो। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसमें से मुझे सब नहीं चाहिए, इसमें से मुझे सब नहीं चाहिए, बस मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, मैंने कहा इनमें से वो सभी, इनमें से वो सभी x और y का एक क्रमित युग्म निकाल लो, जहाँ पर जो y है उसमें से यदि x घटाया जाए तो मुझे 3 मिले। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन बताया मैंने, एक संबंध बताया कि भाई y में से अगर x घटाने पे 3 मिलता है तो वो एक्स वाई लिख दो। अब ये एक्स वाई क्या चीज़ है मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ एक्स वाई जैसा नज़र नहीं आ रहा ना। तो मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पे मेरे एक्स बोलने का मतलब है कि भाई एक्स जो है वो ए का कोई एलिमेंट है, ए में से आया है, और वाई जो है वो बी में से आया है। ठीक है, तो ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। अब अगर आप इस रिलेशन से, ठीक है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है, अगर आप इससे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या क्या लिखोगे, आपको बस वही एक्स और वाई लेने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पहला एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई को, क्योंकि यहाँ से जो आया वो एक्स है, तो पहला एलिमेंट यहाँ से आया ना, यानी ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई, इस तरह से। तो आप कौन से एक्स वाई, ठीक है, ले सकते हो जहाँ पे y माइनस एक्स करके 3 मिलता है। अगर आप यहाँ से ना भी देखो, यहीं से देख लो, अगर मैं 1 लूँ और इसका 4 लूँ तो y की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू हो गई 1, तो क्या 4 में से 1 घटा के 3 मिलता है, बिल्कुल। तो मैं यानी कि यहाँ पर 1 और 4 लिख पाऊंगा। ठीक, और कहाँ पे 3 मिलता है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 मिलेगा नहीं, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। y 5 है, x 2 है, तो 5 में से 2 गया तो भी मुझे 3 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2,5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यही वो कंडीशंस हैं कि अगर आप, ठीक है, y में से x घटाओ तो आपको 3 मिल रहा है ना, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3। ठीक, अब मैंने तो यहाँ से देखा, अब खास बात क्या होगी कि ये 1 4 कहीं ना कहीं a क्रॉस b में आपको मिल रहा होगा, ये 2 5 भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा, मतलब जो रिलेशन है ऑटोमेटिकली इसका एक उपसमुच्चय ही बन जाएगी, आप देख पा रहे होगे। अब कोई भी कंडीशन लगा के निकाल लो, है ना। अब जरूरी नहीं कि रिलेशन ऐसे ही डिफाइन की जाए, कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मान लो किसी ने डिफाइन क्या करा, मान लो किसी ने एक दूसरी रिलेशन, मान लो ये R1 है, किसी ने एक दूसरी रिलेशन डिफाइन करी और उसने कहा कि यहाँ पर फिर से मुझे एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई चाहिए जहाँ पर, ठीक है, एक्स और वाई चाहिए जहाँ पर वाई जो है वो बराबर आता है एक्स प्लस 2 से। ठीक है, जहाँ पे x कहाँ से आया है, a से आएगा, y कहाँ से आएगा, b से आएगा। मान लो किसी ने ऐसा कहा, रिलेशन 2 को इस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, अब रिलेशन 2 को मैं थोड़ा अलग ही लिख देता हूँ ताकि वो रिलेशन 1 में घिच पिच ना हो। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन पे भी मैंने बताया, तो मतलब यहाँ से देखो मेनली, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं संबंध बता पा रहा हूँ कि भाई ये और ये संबंध है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है ना, और जहाँ जहाँ से चीज़ आ रही है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आ जाएगी मेरे पास R2, और यहाँ से मुझे क्या करना है, x में 2 जोड़ के आ रहा है y, है ना। तो यानी कि अगर मैं x को 1 रखूँ, 1 में 2 जोड़ूँ, कितना मिलेगा, 3। क्या मैं लिख सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये b में से आना चाहिए, b में 3 है ही नहीं, b में 3 है ही नहीं, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ b के पास है भी कि नहीं, तो 1 से तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, ठीक है, x की जगह 2 लिखूँ तो 2 + 2 4, तो 2 और 4, 2 और 4 मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये x a से आया है और ये b से आया है, x a के पास 2 है और b के पास 4 है, a के पास 2 है, b के पास 4 है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर चाहूँ
तो x की वैल्यू अगर मैं मान लो 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। 3 और 2 5 होता है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। क्या मुझे कुछ और मिलेगा? नहीं मिलेगा, आप रख के देख लो। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 + 2 4 होता है, वो आप लिख चुके हो। ठीक है, 3 लोगे 3 + 2 5 होता है, वो आप लिख चुके हो। इसके अलावा कुछ भी और ले लो, ठीक है, आपको ठीक है मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से 2 4 और 3 5 आप देखो अगर, तो ए क्रॉस बी में फिर से 2 4 और 3 5 अगेन मिल रहे हैं। तो मतलब फिर से जो रिलेशन आई अपनी संबंध आया वो इसका ही एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि जब भी कोई रिलेशन हो तो वो एक उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। हालांकि मैंने कहा ये बराबर भी हो सकते हैं, बराबर होगा तो हर सेट अपना भी तो उपसमुच्चय होता है, तो वो भी कह सकते हो, है ना। तो उपसमुच्चय बोलना ही काफ़ी है। अच्छा, बराबर कब होगा? कोई ऐसी कंडीशन लगा दो जिसमें सब कुछ आ जाए। जैसे अगर मैं एक ऐसी रिलेशन डिफाइन करूँ, मान लो R3, जहाँ पे मैं कह दूँ कि भैया x जो है ना वो y से छोटा है या बराबर है, ऐसा कुछ लिख दूँ। तो देखो यहाँ पर x y से छोटा है, 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 सब कुछ ही आ जाएगा उस केस में। तो वो भी एक रिलेशन होगी। मतलब रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हो, जिस भी कंडीशन से बनाओ कभी वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसका उपसमुच्चय ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। अच्छा, द्वितीय घटक प्रथम घटक क्या है? ये जो आप रिलेशन लिख रहे हो ना यहाँ पर, इसमें इसको बोलते हैं प्रथम घटक, कोमा के बाद वाले को बोलते हैं द्वितीय घटक। जैसे यहाँ पे प्रथम घटक 1 है, द्वितीय घटक 4 है। यहाँ पे प्रथम घटक 2 है, द्वितीय घटक 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो द्वितीय घटक है वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब द्वितीय घटक है 4, तो 4 जो है वो 1 का प्रतिबिंब है। ठीक है, और 5 है वो 2 का प्रतिबिंब है। तो फिर 2 क्या है? 2 5 का पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, 1 4 का पूर्व प्रतिबिंब है। ये पूर्व प्रतिबिंब, ये उसका प्रतिबिंब, ये पूर्व प्रतिबिंब, ये उसका प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज, है ना। इसको बोला जाता है प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बता रहा है प्रांत किसको बोलेंगे। प्रांत का मतलब होता है जो जो चीज़ें लिंक हो पाई हैं पहले वाले सेट से। जैसे अगर मैं यहाँ से समझाऊँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सेट ए है, समुच्चय ए है, और ये सेट बी है, समुच्चय बी है। ए में 1 2 3 4 5 ये चीज़ आती हैं, और बी में ए बी सी डी ये चीज़ आती हैं। मान लो कोई रिलेशन है जिसमें ए लिंक है ए से, बी लिंक है सी से, और ये से, है ना। मान लो कोई एक कंडीशन है। तो अगर मैं प्रांत यानी डोमेन की बात करूंगा, किसमें? रिलेशन की बात करें, अभी संबंध, हम फलन नहीं पढ़ रहे अभी। फलन में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ यानी संबंध की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 सेट ए के यानी कि प्रथम घटक हैं जो किसी न किसी से लिंक हैं। तो जो प्रांत होगा ना, प्रांत में आप क्या क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 2 और 3। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि समुच्चय ए, याद रखना प्रांत हमेशा यहाँ से आएगा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी जो प्रथम घटक लिंक हो गए 1 2 और 3, इन घटकों से अगर 1 2 3 से अगर एक समुच्चय बना दें तो उसको बोलते हैं प्रांत। ठीक है, अच्छा, परिसर या रेंज क्या होती है? परिसर या रेंज का मतलब है कि समुच्चय बी में, ठीक है, समुच्चय बी में यानी जो द्वितीय घटक हैं, ठीक है, जो यहाँ से लिंक हो पाए हैं, यानी कि जो किसी ना किसी की इमेज है, प्रतिबिंब बन पाए हैं, अगर इनसे एक समुच्चय बनाए तो वो परिसर कहलाएगा, है ना। जैसे 1 का प्रतिबिंब है बी, 2 का प्रतिबिंब है सी, और 3 का प्रतिबिंब है डी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बी सी डी यानी जो द्वितीय घटक हैं, इनको लेके अगर एक समुच्चय बनाया जाए तो ये परिसर यानी रेंज कहलाएगा। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में अगर संबंध है तो इसके क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। याद रखना, क्रमित युग्मों का, क्रमित युग्म मतलब ये तो मैंने एरो डायग्राम से दिखाया, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसको कैसे लिखूंगा? देखो सेम रिलेशन का ये एरो डायग्राम है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा भाई जो 1 है उसने तीर मारा बी को यानी ए बी से लिंक है, जो 2 है उसने तीर मारा सी को यानी 2 सी से लिंक है, जो 3 है उसने तीर मारा डी को यानी 3 डी से लिंक है। तो ऐसे हो गया ना। तो यहाँ पे देखो भाई प्रथम घटक है 1 2 और 3, तो ये प्रथम घटक से समुच्चय बनाओगे तो प्रांत कहलाएगा। जो द्वितीय घटक है, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, द्वितीय जो घटक है
उससे एक समुच्चय बनाओगे तो परिसर कहलाएगा। सहप्रांत किसे कहेंगे? सहप्रांत बी को ही बोलेंगे, पूरे बी को, मतलब उसमें ए बी सी डी सब आ जाएगा, पूरा बी ही आ जाएगा, भले तीर लग रहा हो ना लग रहा हो। आगे बात समझ में? तो अब हमेशा देखोगे कि भाई पूरे बी को क्या बोलते हैं? पूरे बी को बोलते हैं हम सहप्रांत। पूरे बी को क्या बोलते हैं? सहप्रांत। और इसी बी में से सेलेक्ट क्या किया जाता है? परिसर को। तो परिसर हमेशा सहप्रांत का एक क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। बराबर भी हो सकता है, मान लो ऐसा केस जिसमें इसको भी तीर लग गया, यानी सबको ही तीर लग गया, तो इस केस में यहाँ पर ए भी आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी। बराबर भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, उपसमुच्चय तो रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ, मैंने कहा था जब फलन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्रांत निकालते वक्त। क्यों? क्योंकि फलन के केस में यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। जैसे मैंने तो यहाँ 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। जब भी हम रिलेशन की बात करें तब ऐसा हो पा रहा है। जब हम फलन की बात करेंगे ना, तो फलन में अगर फलन ए से बी में डिफाइंड है तो ए के पास जो भी आ गया सब किसी ना किसी से लिंक होना ही चाहिए। वहाँ पे आप किसी को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते फलन के केस में। पहले सेट में से दूसरे में छोड़ा जा सकता है, पहले में नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, याद रखना। फलन के केस में आएगा, जब आएगा तो दोबारा से बताऊंगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब याद रखना आप कि भाई जो रिलेशन है या संबंध है उसको हम रोस्टर विधि में भी लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से भी लिख सकते हैं, या फिर तीर आरेख द्वारा भी दिखाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इसका दृष्टि चित्रण। तीर आरेख मतलब यही, जो इसको बोलते हैं तीर आरेख। ठीक है, तो आप देखो जो अगला उदाहरण है, उदाहरण 7, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए के पास ये सभी एलिमेंट हैं, आर जो यानी कि जो रिलेशन या संबंध है वो ये है। संबंध क्या है कि पहला एलिमेंट एक्स होना चाहिए, दूसरा वाई होना चाहिए, जहाँ पे वाई जो है एक्स प्लस 1 होना चाहिए, यानी वाई एक्स से 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, द्वारा ए से ए में एक संबंध है, यानी याद रहे जैसे अभी रिलेशन ए टू बी जा रहा था, यहाँ पर ए टू ए ही जा रहा है, ए टू ए ही जा रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया कि इसमें एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा के हिसाब से जो संबंध हो जाएगा, ठीक है, जो परिभाषा के हिसाब से संबंध हो जाएगा वो क्या होगा? देखो सबसे पहली बात जो मेन चीज़ है वो क्या है कि भाई आर बराबर क्या है? आर बराबर है कि पहला एलिमेंट एक्स, दूसरा वाई, यानी एक्स वाई का क्रमित युग्म आएगा, जहाँ पर वाई जो होगा वो एक्स से 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कहाँ से आया इसीलिए अलग से नहीं लिखा, जैसे पिछली बार लिखा था ना एक्स ए से वाई बी से, क्योंकि यार यहाँ पर ना ए टू ए है, मतलब एक्स भी ए से ही है, वाई भी ए से ही है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब इसको हम कैसे करेंगे? आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो a में से, जैसे a के पास ये 6 चीज़ें हैं तो x की वैल्यू 1 रख दो। तो अगर x को 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। आप सिंपली देख लो यार, x को अगर 1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1 + 1 2। आप ऐसे भी कह सकते हो y जो है वो x से 1 ज़्यादा है यार, तो अगर आप x 1 ले रहे हो तो y 2 हो जाएगा, अगर आप x 2 ले रहे हो तो y 3 हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो भी आप x ले रहे हो या y आ रहा है वो सभी के सभी a में से होनी चाहिए, क्योंकि x भी a में से है, y भी a में से है, यानी इससे बाहर नहीं जाना है कहीं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले ली तो y 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 ले ली तो 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 ले ली तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इससे आगे आप जाओगे तो अब दिक्कत है, अगर 6 लोगे तो वो 7 होगा, जो कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 7 तो है ही नहीं ना ए के पास, y भी तो ए से आया है, 7 नहीं है, तो यानी ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा इस संबंध का एक तीर आरेख बनाओ, तो बना देते हैं भैया तीर आरेख। तीर आरेख बनाना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो तीर आरेख कैसे बनाओगे वो देख लो एक बार। देखो जब हम तीर आरेख बना रहे हैं तो ए टू ए, यानी कि ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, तो ए के पास क्या क्या आ रहा है वो देखो। ए के पास आ रहा है 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी वही चीज़। अब देखो जब आप तीर आरेख बना रहे हो तो 1 किससे लिंक होगा? 2 से, यानी 1 को लिंक कर दो सीधा सीधा 2 से। 2 किससे लिंक है? 3 से, यहाँ से आप देख सकते हो 2 किससे लिंक है? 3 से। 3 किससे लिंक है? 4 से। इसी तरह से 4 किससे लिंक है? 5 से। 5 किससे लिंक है? 6 से, है ना। यहाँ पर 6 किसी से लिंक ही नहीं होगा, क्योंकि 6 7 से लिंक होता, 7 यहाँ पे है ही नहीं। आगे बात समझ में आपको? तो ये हो गया इसका तीर ग्राफ, मतलब तीर आरेख। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पहला हिस्सा आ गया समझ में? ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज़रा दूसरे हिस्से की।
दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो इनकी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रांत, ठीक है। इसकी प्रांत यानी कि डोमेन बोलते हैं इसको। तो डोमेन मैंने क्या कहा कि भाई डोमेन, ये जो रिलेशन आपकी आई है ना, इसमें जो पहला एलिमेंट है इसका एक समुच्चय होता है, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको यहाँ से मत देख ले जाना कि ए से, ठीक है, यहाँ से देखना है रिलेशन के केस में। फंक्शन वाली बात है कि तो एक थोड़ा सा कहानी बदल सकती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। परिसर, परिसर यानी कि रेंज। रेंज के लिए आपको देखना होता है रिलेशन में द्वितीय एलिमेंट, यानी कि 2 3 4 5 6, इनका एक बना दो समुच्चय। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे सहप्रांत, अच्छा लिखना ही है, खैर सहप्रांत की बात करते हैं। सहप्रांत यानी कोडोमेन। सहप्रांत में आपको क्या देखना होता है, तीर जिस सेट को जाके लगा पूरा का पूरा ये, जैसे बी होता तो बी लिखते, ए ये तो ए लिख दो यार, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पूरा आएगा, लेकिन फिर इसमें है ना ये पूरा आएगा फिर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा अगला एग्जांपल देखो, आपको और किन चीज़ें क्लियर होंगी। कह रहा है उदाहरण 8 में कि भाई आकृति 2.6 को देखो, जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको। इसमें समुच्चय पी और क्यू के बीच में एक संबंध दर्शाया गया है। ये वाला समुच्चय पी और ये वाला समुच्चय क्यू। इस संबंध के समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो, और उसका प्रांत और परिसर बताओ। तो पहले बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में आप किस तरह से रिलेशन को डिफाइन करोगे, देखो पहले आप गौर फरमाओ यहाँ पे कि भाई क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे 9 है, तो 9 किससे लिंक हो रहा है, 3 से, और किससे लिंक हो रहा है, -3 से। खास बात क्या है कि 3 का वर्ग भी 9 होता है, -3 का वर्ग भी 9 होता है। 4 किससे लिंक हुआ है, 2 से और -2 से। खास बात क्या है कि 2 का वर्ग 4 होता है, -2 का वर्ग भी 4 होता है। इसी तरह से 25 5 का वर्ग होता है, -5 का वर्ग होता है। तो यहाँ के जो एलिमेंट है जो पी से आ रहे हैं, अगर मैं उसको एक्स बोलूँ, यहाँ के जो एलिमेंट है अगर वो वाई बोल दूँ, तो एक्स क्या चीज़ है, वाई का वर्ग है। यानी यहाँ वाले का जो भी यहाँ पर है उसका वर्ग करो तो ये मिल रहा है ना। जैसे ही आपको इतनी सी बात समझ में आई, तो आप कह सकते हो कि भाई पहली बात तो आपको क्या लिखना है, क्रमित युग्म, ठीक है। जहाँ पर जो एक्स होगा वो क्या है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है वाई का वर्ग है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा एक्स कहाँ से आया, वाई कहाँ से आया। तो एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स आ रहा है पी में से। वाई कहाँ से आ रहा है, वाई आ रहा है क्यू में से। हो गई बात खत्म, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हुआ। अब बात करते हैं रोस्टर रूप, ठीक है। रोस्टर रूप में तो और आसान है यार लिखना, क्योंकि आपको सीधा सीधा देखना है कौन किससे लिंक है, वो लिख दो। तो 9 किससे लिंक है, 9 देखो 3 का वर्ग होता है तो 3 से लिंक होगा, और -3 से लिंक है, तो हमने देख ही लिया ना, बार बार वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या यहाँ पे 4 है ना, पी में क्या है 4, 4 किससे लिंक है, 2 और -2 से ना, तो सीधा लिखो यार, वहाँ मत देखो बार बार। 4 2 का वर्ग होता है और 4 -2 का वर्ग भी होता है। फिर और क्या यहाँ पे 25 है, तो 25 जाहिर सी बात है 5 का वर्ग होता है, और 25 -5 का वर्ग होता है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना था, प्रांत और परिसर, दो ही चीज़ें लिखनी है, सह प्रांत नहीं लिखना है यहाँ पे। तो प्रांत यानी कि डोमेन, है ना। तो प्रांत क्या है, प्रांत मतलब जो पहला एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, 9 या फिर 4 या फिर 25, है ना। यहाँ से भी देख लो, जहाँ जहाँ से तीर निकला सिर्फ वही वही लिखना, अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो, ठीक है। तो 9 4 25, फिर क्या लिखना है, परिसर यानी कि रेंज। इसमें क्या लिखोगे, जिसको तीर लगा है जाके, है ना। या तो यहाँ से देखो या फिर इसका सेकंड एलिमेंट देख लो, है ना। तो सेकंड एलिमेंट में क्या है, 3 -3 -2 2 5 -5, यही सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले किसी को बाद में ले सकते हो, ठीक। तो ये भी उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि मान लो अगर आपके पास एक रिलेशन आर है, ठीक है, और ये जो आर है ना ये ए से बी में डिफाइंड है, और ए के पास कितने एलिमेंट हैं, मान लो ए के पास जो एलिमेंट हैं वो पी एलिमेंट हैं, और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, यानी अवयव हैं, बी के पास अवयवों की संख्या क्यू है, ठीक है।
तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे ए टू बी, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन जो ए टू बी होंगे, यानी ए से बी तक कितने रिलेशन हो सकते हैं, कुल संबंध कितने मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, वो हो जाएगा 2 की पावर p गुणा के। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, कितने रिलेशन बना सकते हैं, वो इतना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे ए के पास आता है 1 2 5 ये 3 एलिमेंट है ना, बी के पास आते हैं 4 और 6 ये 2 एलिमेंट, तो कितने टोटल आर बन सकते हैं, कितने टोटल संबंध बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे 2 की पावर, इसके पास कितने लोग हैं 3 गुणा में, इसके पास कितने लोग हैं 2, पी और क्यू को चिपका के मतलब इनके बीच गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6। समझ में आई बात? चलो अब देखो इसी के ऊपर एक उदाहरण है। यहाँ पर ए में कौन कौन आ रहा है, ए में आ रहा है 1 और 2, तो ए के पास कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। बी के पास कौन कौन आ रहा है, बी के पास है 3 और 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं बी की बात करूं तो फिर से वो 2 ही हैं। संबंधों की संख्या है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे संबंधों की संख्या, ठीक है। संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कहाँ से, आर जो है वो ए से बी में, ठीक है। यानी कि ए से बी में संबंधों की संख्या आप ऐसे भी कह सकते हो। कितने के बराबर होती है, मैंने क्या बोला, 2 की घात लगाओ, इसको पी मानो इसको क्यू मानो, गुणा कर दो पी और क्यू को, यानी कि 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 4, कितना होता है 16। आगे बात समझ में, इतना, ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। कहीं पर आपको लिखा होगा ए पर संबंध, सिर्फ ये कुछ नहीं लिखेंगे कि ए से ए में, सीधा लिख देंगे कि ए पर संबंध। आप समझ जाना ए टू ए ही लेना है, बी की कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं है। कहीं पे लिख देंगे बी पर संबंध, बी पर संबंध मतलब बी से बी में ही गया है। कहीं पे लिख देंगे जेड पर संबंध, जब पर आ जाए तो जब फिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ से वहीं पे जाना है, कोई 2 अलग अलग समुच्चय नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है लैंग्वेज में जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो। चलिए अब बात करते हैं कि फलन क्या होता है, यानी कि फंक्शन का क्या मतलब है। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर अपने पास कोई एक संबंध है यार जो कि ए से बी में है, तो यही संबंध फलन यानी कि फंक्शन कहलाएगा अगर ए के पास जितने भी अवयव हैं सभी का बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुन लेना, मैंने यहाँ पर जो बात बोली उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली कि ए के जितने भी अवयव हैं सभी की इमेज होनी चाहिए, सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, ए के अंदर कोई खाली छूट ना जाए। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं ए के पास सबका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। मतलब कि जो फलन है वो एक तरह का संबंध है, एक खास तरह का संबंध को हम फलन बोलते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम समझाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि एक संबंध है आर जो ए से बी में डिफाइंड है। ये अपना समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट आते हैं। ये समुच्चय बी है जिसमें 4 5 6 7 ये एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि ए के पास जितने भी लोग हैं सभी किसी ना किसी से लिंक होने चाहिए, कोई खाली नहीं छूट जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ए से भी तीर निकल रहा है, बी से भी तीर निकल रहा है, सी से भी, मतलब एक से, तो यहाँ पर देखो एक से भी तीर निकल रहा है, 2 से भी तीर निकल रहा है, 3 से भी तीर निकल रहा है। ये कंडीशन तो ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे 1 का प्रतिबिंब सिर्फ यही है, 2 का प्रतिबिंब सिर्फ ये रहा, 3 का प्रतिबिंब यही है ना। तो मतलब ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फलन भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे की तो फिर इसमें भी चेक करते हैं। चलो पहली कंडीशन क्या है कि कोई यहाँ खाली नहीं छूटना चाहिए। देखो बी के अंदर खाली छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए के अंदर कोई खाली नहीं छूटेगा अगर फलन ए से बी में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई खाली नहीं छूट रहा, सबको तो यहाँ पे कोई खाली नहीं छूटा ना, सबसे तीर गया है, देख लो यहाँ पे सब कोई लिंक है। दूसरी बात, क्या किसी एक बंदे ने 2 तीर चलाए? नहीं, हर बंदा एक ही तीर चला रहा है। मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 बंदों ने सेम को तीर मार दिया हो, यानी 2 लोगों का प्रतिबिंब समान हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बंदे की कोई 2 प्रतिबिंब नहीं होंगे, यानी कि एक बंदा 2 तीर चलाए, ऐसा अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है,
ये भी फलन है। अब आपसे पूछा है क्या ये फलन है, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा अवयव है सेट ए का जिसने दो लोगों को तीर मार दिया, मतलब इसके दो प्रतिबिंब हो गए। ऐसा अलाउड नहीं होता फलन में। ठीक है, अलग अलग बंदे सेम को तो तीर मार सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन एक ही बंदा दो अलग लोगों को तीर नहीं मारेगा, मतलब दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये फलन नहीं है। ठीक। अब इसी में एक बात और याद रखना कि जैसे मैंने अभी पहले भी समझाया था कि बी के अंदर कोई खाली छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर यही कहानी ए में हो जाए, मान लो कि ए में मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 और इसकी कोई इमेज यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, तो ये फलन नहीं होगा। फिर समझ में आ गई बात? मतलब कि ए में कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि फलन के केस में आप कह सकते हो कि जो ये शुरू वाला समुच्चय होता है यही उसका प्रांत हो जाता है, जबकि रिलेशन में अलग था, क्योंकि रिलेशन में कोई छूट जाएगा ए में तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहाँ पे प्रांत अलग हो सकता था। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो भी यहाँ पे आ गया सबको किसी ना किसी से लिंक होना है, मतलब प्रांत पूरा का पूरा सेट यही रहता है यहाँ पे हमेशा। आगे बात समझ में? ठीक। अब अगर आपको इतना समझ में आया है तो इसी चीज़ को देखो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसी चीज़ को आप एक और तरीके से देख सकते हो कि भाई अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे एक किससे लिंक है, 4 से। दो किससे लिंक है, देखो दो किससे लिंक है, 5 से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 5 से मैप्ड है या लिंक है। ठीक है, 3 किससे लिंक है, 6 से। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल, क्योंकि देखो ना अलग अलग लोगों की अलग अलग इमेज आ रही है ना। शुरू वाला एलिमेंट सेम ना आ जाए कहीं, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन है। अगर यहाँ पे प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत में कौन आएगा, 1 2 और 3 आएगा। परिसर की बात करेंगे 4 5 6 आएगा। सह प्रांत की बात करेंगे पूरा का पूरा बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लो यार आप, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है, एक बार पहले देख लो फिर समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर 1 किससे लिंक है, 4 से। यहाँ पर 2 किससे लिंक है, 4 से। यहाँ पर 3 किससे लिंक है, 7 से। तो ये भी फंक्शन है। देखो यहाँ पर दूसरा बंदा सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पहली वाली चीज़ अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन था, ये फंक्शन था। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि भाई ये रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं, तो 1 किससे लिंक है, 4 से। और यही 1 किससे लिंक हो गया, 5 से। और 2 किससे लिंक हुआ, 6 से। अब आप देखोगे तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक की अलग अलग इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब तो मैंने वहाँ भी समझा दिया था, वही चीज़ यहाँ पर भी है ना। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब मतलब कि अगर कोई फंक्शन है तो जैसे 4 जो है वो 1 का प्रतिबिंब कहलाएगा और 1 जो है वो 4 का पूर्व प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ से देखो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर 1 जो है इसका प्रतिबिंब है 4 और 4 का पूर्व प्रतिबिंब है 1। इस तरह से 2 का प्रतिबिंब है 5, 5 का पूर्व प्रतिबिंब है 2। इमेज प्री इमेज। ठीक है, ये प्री इमेज है, ये इमेज है। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखो जो उदाहरण 10 है इसमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए n प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर क्या आएगा, एक्स वाई, जहाँ पे y x का डबल होना चाहिए। एक्स वाई दोनों n में है। अब यहाँ पे एक खास बात आपको क्या नज़र आ रही है कि बोला गया है n पर परिभाषित। अभी थोड़ी देर पहले इसका मतलब समझाया था। किसी पर परिभाषित कहने का मतलब है कि जो r है वो वहीं से वहीं तक है। n पर परिभाषित है मतलब n से n तक है, जहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक। अब यहाँ पे r हमें क्या बताया गया है, r हमें बताया गया है कि भैया देखो यहाँ पर x y आएंगे, जहाँ यहाँ पर भी x और y में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि y x का डबल है। ठीक है, x और y दोनों किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको समझाऊँ ना तो आप ऐसे समझो, जल्दी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ये भी n है, ये भी क्या है, n है, क्योंकि ये r टू r n टू n डिफाइंड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे n होने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाओ यार। ऐसे यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाओ आप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रांत की, तो प्रांत में मैंने आपको, प्रांत यानी डोमेन, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई
जो भी यहाँ से लिंक हो गया, ठीक है ना, सेट पहला वाला जो है, इससे जो एलिमेंट भी लिंक हो गए उन सभी का एक समुच्चय बना दो। तो अब देखते हैं कि क्या कोई यहाँ पे छूटेगा। चलो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अपनी कंडीशन तो यही है ना कि भाई x का डबल y मिलना चाहिए अपने को। अब मैं यहाँ पे x को कोई भी प्राकृतिक संख्या रखूँ, क्या उसका डबल भी एक प्राकृतिक संख्या होता है क्या? क्योंकि y भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या हो जिसका डबल प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, तो वो वाला हम नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप देख लो यार, आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखो, जैसे 2 लिखोगे, 2 का डबल 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा, डबल नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर 1 लिखोगे तो 2 गुणा 1 यानी 2 मिल जाएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या है। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 4 मिल जाएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या है। यहाँ से आप 3 उठा के यहाँ पे रख दो तो 2 3 6 मिल जाएगा। यहाँ से आप 4 उठा के रख दो, 2 चौक 8 मिल जाएगा। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उसका डबल भी एक नेचुरल नंबर ही होता है। मतलब सबसे तीर निकलेगा, यानी सब किसी न किसी से लिंक होंगे। और अगर सब किसी न किसी से लिंक हो रहे हैं तो सब के सब आ जाएंगे डोमेन यानी प्रांत में। तो प्रांत भी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का सेट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ परिसर की, तो रेंज का क्या मतलब होता है कि किस किस को जाके तीर लगा, यानी जो दूसरा सेट है ना, इसमें कौन कौन से अवयव यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, किसी की प्रतिबिंब बन पा रहे हैं किसी का, उनको उठा लो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जितनी भी सम संख्याएं हैं उन्हीं को जाके तीर लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई y जो है ना वो x का डबल आता है। अब यहाँ पे अगर आप 1 भी रखोगे x की जगह तो आपको कोई विषम संख्या नहीं मिलेगी। 2 गुणा 1 यानी 2 ही सम संख्या मिलेगी। यानी 1 किससे लिंक होगा? 2 से। ध्यान दो, 1 किससे लिंक होगा? 2 से। अगर मैं बात करूं 2 रखूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 रखता हूँ 2 दूनी 4 मिलता है, यानी y की वैल्यू 4 मिलती है। यानी कि ये 2 रखूंगा लेकिन 4 मिलेगा। तो मतलब क्या है? मतलब साफ है भैया कि जो ऑड नंबर है यानी विषम संख्याएं वो तो छूट जा रही है। यहाँ पे विषम संख्याएं छूट जा रही हैं, यानी कि वो परिसर में नहीं आएंगी। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी एक सम संख्या। रेंज क्या होगी? सम संख्या या सम प्राकृतिक संख्या, अगर आप पूरा अच्छे से लिखना चाहो तो सम संख्या जो कि प्राकृतिक होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको ऐसे भी नहीं लिखना तो आप इससे थोड़ा और अच्छा से लिख सकते हो कि यहाँ पे सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, 12 है। इस तरह से चलता जाएगा, सारी सम संख्याएं मिलेंगी। अब ये खत्म नहीं होगा ना, फाइनाइट नहीं है ना, अपरिमित रूप से अनेक। आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि यार 3 रखोगे 6 मिलेगा, 3 का डबल। 4 रखोगे 8 मिलेगा, 5 रखोगे 10 मिलेगा, 6 लिखोगे 12 मिलेगा। तो मतलब यहाँ विषम तो कभी नहीं आएगा रेंज में। समझ में आ गया? अच्छा, सह प्रांत की अगर हम बात कर लें, सह प्रांत तो बताना बहुत आसान होता है। सह प्रांत का मतलब है दूसरा वाला सेट क्या है? दूसरा वाला सेट भी एन ही है ना। अच्छा, अब पूछा है कि क्या ये संबंध एक फलन है? तो हम बोलेंगे हाँ। अब कि कारण भी हमें बताना होगा, क्यों? तो हम बोलेंगे क्योंकि क्योंकि में क्या लिखोगे? जो यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है उसका केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है बी में, और सबका है ना। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, आप यहाँ से कुछ भी उठा के रख दो। मान लो यहाँ मैंने 4 रख दिया, तो क्या 4 रखने पे 2 वैल्यू मिलेंगी क्या? 4 रखने पे तो 8 मिलेगा। 4 दूनी 8। क्या 8 के अलावा कुछ मिलेगा? नहीं। मतलब जब आप इसको 4 रखोगे तो ये एक ही बंदे को तीर मारेगा, 8 को, और किसी को तीर नहीं मारेगा। यानी इसका एक ही प्रतिबिंब होगा। और जितनी भी चीज़ें हैं सब रख सकते हो, सबका एक ही प्रतिबिंब आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि प्रत्येक x जो कि नेचुरल नंबर यानी इस पहले वाले सेट में है का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि नीचे लिखे गए संबंधियों में से प्रत्येक का निरीक्षण करो और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताओ कि ये फलन है या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर 2 1 से लिंक हुआ, 3 1 से लिंक हुआ, 4 2 से लिंक हुआ, है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिबिंब यानी कि इमेज है, तो ये फलन है। यहाँ पे देखो 2 ही 2 से भी लिंक हो रहा है, 2 ही 4 से भी लिंक हो गया, यानी 2 अलग अलग बंदों को तीर मार रहा है, तो ये फलन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, सब अलग अलग हैं। तो ठीक है, आगे बात समझ में। याद रखना, दूसरा एलिमेंट सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला एलिमेंट सेम हुआ और यहाँ डिफरेंट हुआ तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब आता है कि भाई वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं, वास्तविक फलन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो याद रखना कि जैसे ये है और यहाँ पर है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से अगर आपने परिसर निकाला यानी जिसको जाके तीर लगा, ठीक है, यानी कि जो परिसर है अगर वो वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है या पूरे की पूरी वास्तविक संख्याएं ही है, मतलब उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे आपको बस सीधी सी बात ये याद रखनी है कि ऐसा फलन, मान लो कि कोई फलन है जो ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है, इस फलन का आपने परिसर निकाला, क्या निकाला साहब, परिसर निकाला। परिसर अगर या तो वास्तविक संख्या आ जाए या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ जाए तो वो वास्तविक मान फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक मान फलन। कब, जब भी परिसर या तो वास्तविक संख्याएं हो या फिर उनका कोई उपसमुच्चय हो, यानी कि समुच्चय या उपसमुच्चय हो वास्तविक संख्याओं का परिसर, तो वो वास्तविक मान फलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर वास्तविक फलन किसे कहते हैं, वास्तविक फलन के लिए एक और कंडीशन लग जाती है कि जो प्रांत है ना वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय होना चाहिए, मतलब कि जो प्रांत है, ठीक है, फलन का, वो भी वास्तविक संख्या हो, परिसर भी हो, तब उसे वास्तविक फलन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ परिसर हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिर्फ वो वास्तविक मान फलन कहलाएगा, क्योंकि मान निकल रहे ना, परिसर क्या होता है, इमेज किस निकलता है, मान निकाल के, ठीक है। अच्छा, आगे चलते देखो, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो यार। ये कोई फलन दिया गया है, एन टू एन डिफाइंड है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 2x+1, हमें ये टेबल भरनी है। तो सीधी सी बात है यार, ये एक्स का मान है कितना है, 1, एक्स की जगह 1 रखोगे, इसमें बस कैलकुलेट कर लो। याद रखना चाहिए, एक बात बताना भूल गया मैं, एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोला जाता है, एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोला जाता है, याद रखना। यानी कि जो वाई लिखा हुआ है ना, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोला जा रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर आपको y निकालना है तो आप एफ ऑफ एक्स निकालोगे, एक्स 1 पे y क्या होगा, जो x की जगह 1 रख दो, यानी x जहाँ पे है वहाँ 1 रख दो, 2 गुणा में 1, 2 + 1 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही 2 रखने पे क्या आएगा सोचना है, तो यहाँ पे क्या करो, x की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ोगे 5, यानी यहाँ क्या आएगा 5। मतलब क्या, x की जगह यार यहाँ 3 रखो, यहाँ 4 रखो, 5 रखो, सब वैल्यू मिल जाएंगी, आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। चलिए अब आगे चीज़ देखते हैं कि भाई हम फलन और उनके आलेख कैसे बनाएंगे, यानी कि फंक्शन और देयर ग्राफ, यानी कि फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले तत्समक फलन, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का क्या मतलब होता है, तत्समक फलन कहने का मतलब है कि जो रखें वही आ जाए, है ना। मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दूँ कि वाई और एक्स बराबर आ जाए। जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, तो याद रखना कि इस चीज़ को आप एक्स एक्सिस पे दिखाते हो और ये पूरा चीज़ का वैल्यू होता है वाई, जिसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो रखे वही आ जाए, यानी कि तत्समक फलन है वो। मतलब यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो 1 मिलना चाहिए, 2 रखूँगा तो 2 ही आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 3 आ जाएगा, एक्स रखूँगा तो एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। ये फलन डिफाइंड होता है R से, मतलब आप इसमें कोई भी जो एक्स एक्सिस पे हम वैल्यू रख सकते हैं वो डोमेन कहलाएंगे, यानी प्रांत कहलाएगा उनका समुच्चय, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप कोई भी एक्स रख सकते हो रियल नंबर में जो हो, वास्तविक संख्याओं में हो, तो प्रांत क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिसर क्या हो जाएगा, देखो 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा, 1.1 लिखोगे 1.1 मिलेगा, जो भी रखोगे वही मिलेगा, यानी कि परिसर भी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनाया गया है, मान लो अगर आपको सीखना है, सीधी सी बात है, खैर ये तो खैर आता हो आपको, ठीक है। मान लो अगर इसका ग्राफ आपको सीखना है तो बहुत आसान है यार। देखो सिंपली कैसे बनाओगे यार, यहाँ पे 0 रखा तो 0 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, -2 रखोगे -2 मिलेगा, इनको यार एक बना दो, तो मतलब एक सीधी लाइन मिल जाएगी आपको, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर ग्राफ से आपको परिसर पता लगाना हो, ठीक है, तो आपको y देखना है, परिसर कौन बताता है, y की कितनी वैल्यूज हैं, और उसके लिए क्या करोगे, आप इस ग्राफ का परछाई देखोगे y एक्सिस पे, यहाँ से इधर यहाँ से इधर, कितने y कवर हो रहे हैं, सारे y कवर हो जा रहे हैं, यानी कि -∞ से ∞ तक, मतलब पूरा रियल नंबर है रेंज, यानी कि परिसर। और ऐसे अगर आपको प्रांत या डोमेन देखना है ग्राफ से, तो आप कैसे देखोगे, ये जो ग्राफ बना है इसका परछाई डाल दो x एक्सिस पे, इधर से इधर और इधर से इधर, तो आप देखोगे सारे के सारे एक्स पे ही परछाई पड़ रही है, मतलब इसका प्रांत या डोमेन क्या हो गया, आर। इस तरह से आप ग्राफ से देखते हो डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन तो आपको पता ही है यार, ये वाला पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में तो कोई आशंका नहीं है कि वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। चलो आगे चलते हैं, अगला है अपने पास
बहुपद फलन या बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका सीधा सा मतलब है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कोई बहुपद दिया हो। अब बहुपद में कुछ भी लिखा हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिखा हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3 भी लिखा हो सकता है, मतलब कोई बहुपद लिखा हो ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी कोई बहुपद हो। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या, ताकि साफ साफ दिखाई दे आपको। इसमें कह रहा है कि y बराबर एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है, जहाँ पे x कोई रियल नंबर है, फलन कहाँ है, r से r डिफाइंड है। अब इस परिभाषा का प्रयोग करके तालिका को पूरा करना है और उसका प्रांत और परिसर क्या है ये भी बताना है, आलेख भी खींचना है। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई गई है क्या, कि भैया जो भी x पुट करते हो उसका स्क्वायर मिलता है एफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं y। मतलब क्या, मतलब ये क्या, अगर -4 पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर मिलेगा जो कि होता है 16, है ना। -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर मिलेगा जो कि होता है 9, -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर मिलेगा 4, 1 पुट करोगे उसका स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है यार ग्राफ बना के दिखा दो, तो ये क्या हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखो यार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3, है ना, बस माइनस का रहेगा, रहेगा तो वैसा ही ना, -4। अब देखो यार यहाँ पे सोचो, 0 रखा गया तो 0 मिला है ना, x 0 है तो y भी 0, यानी कि एक तो अपने पास क्या आ गया, ये वाला पॉइंट, है ना। एक रखने पे एक मिल रहा है, मान लो यहाँ कहीं एक, आप बना लेना ये सारी चीज़ें, तो एक रखने पे एक मिलेगा, -1 रखने पे भी एक मिलेगा, ठीक है। 2 रखोगे तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 मिलेगा, -2 रखोगे तब भी 4 मिलेगा, 3 रखोगे कहीं ना कहीं ऊपर 9 आता होगा, -3 रखोगे 9 आता होगा, है ना, -3 रखोगे तब भी कितना आता होगा, 9 आता होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने नाप तोल के नहीं बनाया, नाप तोल के तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट जब आप बिल्कुल ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो आप देखोगे कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। आगे बात समझ में, तो आपको नाप तोल के बनाना है यार, ठीक है, मार्किंग वार्किंग अच्छे से करना, ठीक। मेरा मकसद है बस आपको समझाना। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका प्रांत क्या है, यानी डोमेन क्या है, तो डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है वो एक्स जो इसमें पुट कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे ग्राफ आगे से बढ़ता रहेगा इसकी परछाई पूरे एक्स पे ही पड़ेगी, ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, मैंने कहा था ना परछाई एक्स पे डाल दो आपको प्रांत मिल जाएगा। ऐसे ही आप अंदाजा भी वैसे लगा सकते हो कि क्या कोई एक्स ऐसा है जो रियल नंबर में हो और हम पुट करें तो इसे दिक्कत हो जाए, नहीं, सभी एक्स पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, रियल नंबर में आते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूँ परिसर की, हाँ परिसर में देखो, ठीक है, फंक्शन तो डिफाइंड है R2 R, लेकिन क्या पूरा R परिसर बन पा रहा है, नहीं। देखो अगर मैं इसकी परछाई y पे डालूँ तो हमेशा पॉजिटिव y पे पड़ रही है या जीरो पे पड़ रही है, नीचे वाला y तो छूट गया, नेगेटिव तो कुछ आ ही नहीं रहा ना। ऐसे भी आप सोच सकते हो किसी का स्क्वायर नेगेटिव y देगा क्या, नहीं, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा, माइनस में तो कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा सह प्रांत पूछते तो, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, सह प्रांत पूछते तो भी आ ही आता, वो पूरा आ रहा था, ठीक है। अगला वाला क्या है, अगला वाला है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, आर आर डिफाइंड है, तो इसका एक आलेख बनाओ। यार देखो सीधी सी बात है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है। चलो पुट करके देखते हैं 2 3 वैल्यू। एफ 0 पुट करोगे 0 का 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, -1 पुट करोगे -1 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 पुट करोगे 8 मिल जाएगा, एफ ऑफ -2 पुट करोगे -8 मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, -2 क्यूब 8, ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, ठीक है। हमें आलेख खींचना था ना, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के देख लिया, ठीक है। तो अगर आप देखो कैसे बनेगा,
जीरो पे जीरो मिल रहा है, एक पे एक यानी एक यहाँ यानी एक पे एक मिलेगा, है ना, और माइनस एक पे माइनस एक मिलेगा यानी यहाँ मिलेगा। ठीक है, दो रखोगे तो प्लस का 8 मिलेगा, जबकि माइनस दो रखोगे माइनस का 8 मिलेगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये एक रफ ग्राफ बना है, अगर आपको ये जब ग्राफ याद हो जाएगा तो आपको पता है कि इसका ग्राफ ऊपर तो ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह, लेकिन नीचे ये ऐसे आएगा। आगे बस हम आप अच्छे से लिखना, मैं तो बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। अगर मैं बात करूँ इसके प्रांत की, अगर पूछा होता तो ये आगे तक बढ़ता जाएगा, मतलब पूरे पॉजिटिव वाई, ये पूरा आगे तक बढ़ता जाएगा, मतलब सारे एक्स रख सकते हो, सारे नेगेटिव एक्स भी रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, तो प्रांत हो जाएगा रियल नंबर। अगर मैं बात करूँ परिसर की, तो पूरा ऊपर तक जाएगा यानी सारे वाई आ रहे हैं ये वाले, पूरा नीचे तक जाएगा सारे वाई आ रहे हैं ये वाले, जीरो भी आ रहा है, यानी परिसर भी इसका आर हो जाएगा। आगे बात समझे। इसके बाद आता है परिमेय फलन यानी रेशनल फंक्शन। इसका मतलब होता है कि ऐसे दो, ठीक है, बहुपदीय फलन का डिवाइड कर दो आपस में, जहाँ पर नीचे वाला जो है यानी जी एक्स जो है वो जीरो ना हो। मतलब कि परिमेय फलन में क्या होता है, ऊपर एक फलन नीचे एक फलन, लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर वाला फलन और नीचे वाला फलन दोनों ही बहुपदीय यानी पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, और नीचे वाला बस जीरो ना हो। अच्छा, एक और सवाल पूछा है कि भाई एक वास्तविक मान फलन है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, मतलब कि सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो जीरो को छोड़ के। ठीक है, और कोडोमेन यानी सह प्रांत क्या है, आर। परिभाषा इसकी क्या दी गई है, ये रही। ठीक है, एफ एक्स पुट करते हो तो ये 1/x देता है, मतलब अगर आप 5 पुट करोगे तो उसे 1/5 वापस करेगा, आप 6 पुट करोगे तो 1/6 पुट करेगा, आप अगर 6/7 पुट करोगे तो ये 7/6 देगा, ये मतलब है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जो भी है उसमें यही पुट करना है आपको, जीरो पुट नहीं करना है और इसको फिल करना है, और हमें बताना है इसका प्रांत और परिसर क्या है। तो एक बात बताओ यार, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर -2 है, तो -2 अगर इसमें पुट करोगे तो ये आपको क्या देगा, 1/-2, है ना, यानी कि अगर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया तो 2 5 जा 10, यानी कि कितना हो जाएगा, -0.5। तो यहाँ पे लिख दो -0.5। इसी तरह से अगर आप -1.5 पुट करोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1/-1.5, क्योंकि जो भी पुट करोगे उसको 1/बाई कर देगा ये, है ना। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 0.666, इस तरह चलता जाएगा, माइनस का 0.666 चलता जाएगा, राउंड ऑफ करोगे 6 7, है ना। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें आप भर सकते हो यार। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, है ना, वैल्यू आप फिल कर लेना। तो इसका प्रांत यानी कि डोमेन क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो जीरो को छोड़ के। वो तो मैंने ही कहा था कि फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइंड होता है ना, प्रांत यही रहता है ना। क्यों, क्योंकि संबंध के केस में अलग होता है, वहाँ पे कोई चीज़ छूट भी सकती है, पर प्रांत में यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ डोमेन में आना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत है, जीरो पे, क्योंकि 1/0 नॉन डिफाइंड होता है, जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। तो प्रांत में बस वो चीज़ें नहीं आती जहाँ फंक्शन को दिक्कत हो जाए, जैसे जीरो होगी तो फंक्शन कहेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो मैं डिफाइंड हो जाऊँगा, मुझे जीरो नहीं चाहिए, तो मतलब जीरो नहीं लेगा बस ये, बाकी तो सारे रियल नंबर ले सकता है। तो यानी r-0 कहने का मतलब है कि सारे रियल नंबर से जीरो हटा दिया बस। अगर मैं बात करूँ इसके परिसर की, क्या बात करूँ इसके परिसर की यानी रेंज की, तो परिसर में देखो क्या हो सकता है। परिसर में पहली बात, कभी जीरो मिलेगा क्या आपको, आप कुछ भी एक्स पुट कर लो जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये तो जीरो है नहीं, नीचे आप जीरो पुट नहीं करोगे, क्योंकि देखो यार ऊपर वाली चीज़ क्या है, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है, नीचे वाली भी चीज़ नॉन जीरो है, तो ऊपर भी जीरो नहीं आ रहा नीचे भी जीरो नहीं आ रहा, तो डिवाइड करके कभी जीरो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गई बात। हालांकि अगर ऊपर जीरो ना आए और नीचे भी जीरो आ भी जाता तब भी वो जीरो नहीं होता है, हालांकि यहाँ तो नीचे भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जीरो तो आपको कभी नहीं मिलेगा इसका आंसर, आप कुछ भी एक्स पुट करोगे 1/x जीरो नहीं हो सकता, अगर ऊपर यहाँ पे नॉन जीरो है तो परिसर में क्या आएगा, परिसर में कुछ भी आ सकता है, जीरो नहीं आएगा, यानी जीरो हटा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे जब अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चीज़ पुट करोगे नेगेटिव रहेगा, जैसे छोटी बड़ी पुट करोगे उसका आपसे आंसर आएगा, सब कुछ मिल सकता है बट जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए
अगला है अचर फंक्शन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फलन या अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ भी पुट करो एक ही चीज़ मिलेगी आपको। मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे सी लिखा है मैंने, सी की जगह मान लो अगर मैं 5 लिख दूँ तो मतलब एक्स को आप 1 पुट करोगे तब भी 5 मिलेगा, 2 पुट करोगे तब भी 5 मिलेगा, 2.1 पुट कर दोगे तब भी 5 मिलेगा, 6 पुट कर दोगे तब भी 5 मिलेगा। मतलब सी की जो भी वैल्यू है, अब यहाँ सी को सी लिया गया है समझाने के लिए, तो मतलब एक्स को कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो, आपको ये हमेशा एक ही आंसर देता है, डिपेंड ही नहीं करता कि इस पर क्या आप पुट कर रहे हो, हमेशा ये एक ही चीज़ देगा। तो इसको बोलते हैं अचर, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो रहा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब क्या कि मान लो यहाँ पर सी है, ये वैल्यू क्या है सी, तो आपने 0 पुट किया सी मिला, 2 पुट किया सी मिला, 4 पुट किया सी मिला, 6 पुट किया सी मिला, मतलब यहाँ से एक लाइन बन जाएगी ऐसे। आगे बस समझ में। तो इसका प्रांत क्या होगा, कुछ भी पुट कर सकते हो यार, है ना। वैसे भी देख लो, इस लाइन की परछाई एक्स पे देखो, सारे के सारे एक्स मिल रहे हैं। परिसर क्या होगा, परिसर मतलब इसकी परछाई वाई पे देखो तो एक बिंदु, यानी कि इसकी परछाई यहाँ पे, तो यही तो है, वाई को बस एक ही जगह पे कट कर रहा है। और यहाँ से भी देख लोगे तो और कहीं इसकी परछाई आप डाल नहीं पा रहे, वाई की एक ही वैल्यू है, क्या है वो, सी। तो इसका रेंज क्या होगा, सी को सेट में पैक कर दो, ठीक है। सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत तो आर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अगर आर से आर बोल दिया, दूसरा वाला ही सहप्रांत होता है। अगर हम बात करें मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन की, अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन क्या करता है, आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर लो, ये कभी नेगेटिव नहीं देता, या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा, है ना। ये बचपन में आपने किया होगा, जैसे -5 पुट करते थे तो 5 मिलता है, माइनस हटा दिया, ठीक है। 6 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, -6 पुट करोगे तो भी 6 मिलेगा, 0 पुट करोगे तब ये 0 देगा, मतलब नेगेटिव तो कभी नहीं देगा। तो कैसा कैसे होता है उसके बाद ऊपर भी आएंगे, पहले यहाँ समझो। ये R2R डिफाइंड होता है, एफ ऑफ एक्स को डिनोट किया जाता है ऐसे, मॉडुलस ऑफ एक्स से, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है भाई, इस चीज़ का मतलब होता है कि ये चीज़ आप अगर अंदर एक्स डालो और एक्स अगर आपने 0 से छोटा डाल दिया यानी नेगेटिव डाल दिया, तो पहले उसको माइनस से गुणा करेगा फिर एक्स देगा। और अगर आपने यहाँ पर ऐसी वैल्यू डाली जो 0 से बड़ी है या बराबर है, तो डायरेक्ट वही वैल्यू दे देगा। अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे -5 डालते हैं या 5 डालते हैं तो क्या होता है। देखो आपको नज़र क्या आता है कि आपने अगर 5 डाला या -5 डाला तो आपको नज़र तो आता है कि 5 मिला, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानते हो क्या है। उसके पीछे की कहानी ये है कि आपने इसको जो भी दिया ये उसको x समझेगा और चेक करेगा कि क्या ये 0 से छोटा है या फिर नहीं। अगर ये 0 से छोटा है तो इसको माइनस से गुणा करेगा, मतलब ये असलियत में ये कर रहा है कि ये -5 को एक एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस, तब ये +5 बन रहा है। और अगर ये 0 या 0 से बड़ी चीज़ है तो ये डायरेक्ट यही दे रहा है, तब कुछ नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात, मतलब कि x अगर 0 से छोटा यानी पहले से ही नेगेटिव हो तो उसको माइनस से गुणा करके पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ पे आप कहोगे दो माइनस नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x ही 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा हो रहा है x, मतलब x के अंदर माइनस छुपा हुआ है। यहाँ पे 0 से छोटा कुछ भी सोचो, जैसे सोचा -5, तो x की वैल्यू -5 है तो -x की वैल्यू +5 रहेगी ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, x 0 है या उससे बड़ा है, तो जब 0 है उससे बड़ा होगा तो डायरेक्ट वही वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, आपको बोलना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। अब आपको क्या, तो माइनस लगा हुआ है, हाँ भाई x देखो क्या है, x 0 छोटा यानी x नेगेटिव है तो उसका माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो x है वो या तो 0 है या पॉजिटिव है, यानी कि 0 है या पॉजिटिव। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव हो सकता है या बराबर। अब आप कहोगे यहाँ पर भी आप पॉजिटिव बोल रहे हो, यहाँ पर भी नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हो, पॉजिटिव 0 बोल रहे हो, ऐसा कैसे, क्योंकि ये वाला x और ये वाला x अलग है। इस x का मतलब है 0 से छोटा x और इस x का मतलब है 0 से बड़ा या बराबर x। तो सिर्फ यहाँ नहीं देखना है आपको, यहाँ भी देखते हो जाना। आगे बस समझ में, खैर चलो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका प्रांत बताओ, तो आप कहोगे यार आर हो जाएगा इसका प्रांत। क्यों, क्योंकि कुछ भी पुट करो इसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाली वैल्यू पुट करो तब भी ठीक है, 0 पुट करो तब भी ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तब भी ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। कैसे पता लगा ऐसे बनेगा, देखो जब मैंने 0 पुट किया 0 मिला, मैं +2 पुट करूँगा +2 मिलेगा, +4 पुट करूँगा +4 मिलेगा, +6 पुट करूँगा
6 मिलेगा। माइनस पुट करूँगा तो प्लस का ही 2 देगा, -4 पुट करूँगा प्लस का ही 4 देगा, माइनस का नहीं। -6 प्लस का ही 6 देगा। तो ग्राफ ऐसे ही तो बनाओगे। आगे बात समझें। तो यहाँ से देखोगे अगर इसकी परछाई डालोगे एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ता जाएगा, यानी पूरा पॉजिटिव एक्स कवर है, 0 कवर है और नेगेटिव एक्सिस भी कवर है एक्स वाला, यानी प्रांत क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर। अगर मैं बात करूँगा कि भैया परिसर क्या होगा, तो देखो यहाँ 0 मिल रहा है, इसके ऊपर की परछाई पॉजिटिव वाई को ही कवर करेगी, इसके ऊपर की परछाई भी पॉजिटिव वाई को कवर करेगी, नेगेटिव वाई रह गया बेचारा। तो यानी कि कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी पॉजिटिव में, माइनस में कुछ भी नहीं जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो मोड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो माइनस तो नहीं आएगा रेंज में कुछ भी। सहप्रांत की बात करें तो R2R डिफाइंड है तो R हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ ये 3 चीज़ें देता है। अगर इसको आप कुछ पॉजिटिव दोगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो ये 0 रिटर्न करेगा, एक्स की जगह पे आपने 0 से छोटा कुछ पुट कर दिया तो -1 देगा। इसका ग्राफ देखो ऐसा है, 0 पे 0, याद रखना ये इंक्लूडेड है, मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ, ये क्या है, इंक्लूडेड है, 0 पे 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। अच्छा 0 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिया गया, कलर नहीं किया गया, है ना। यानी कि 0.001 भी पुट करोगे तो आंसर 1 दे देगा, है ना। 2 पुट करोगे आंसर 1 दे देगा, 3 पुट करोगे 1 दे देगा, कुछ भी पॉजिटिव पुट करोगे आंसर 1 ही देगा ये। और इसी तरह से अगर आपने माइनस कुछ भी पुट कर दिया तो -1 देगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका, कुछ भी पुट कर सकते हो, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर। परिसर क्या हो जाएगा, परिसर में सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। सहप्रांत क्या रियल नंबर, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब जैसे कि इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी महत्तम पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी इसके अंदर आप कुछ भी एक्स पुट करोगे ये वहाँ तक का सबसे बड़ा पूर्णांक देगा। कहने का मतलब क्या होता है, देखो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ये इसको -इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आता है, और आपने जो भी पुट किया है वहाँ पे आके रुक जाता है, और फिर देखता है कि मुझे सबसे बड़ा इंटीजर यानी कि पूर्णांक कौन सा मिला। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए हो तो मैं समझाता हूँ। मान लो आपने पुट किया 1.5, तो ये क्या करेगा, ये -इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आएगा 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 और 1.5 पे रुक जाएगा। देखो 1 और 2 के बीच में कहीं 1.5 आता होगा, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.5 है, ये यहाँ पे आके रुकेगा, और फिर ये यहाँ से लेके -इन्फिनिटी तक देखेगा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, पूरा नंबर। जैसे इससे पहले 1 मिला, उससे पहले 0 मिला, उससे पहले -1, -2, -3, सिर्फ इसकी नज़र पूर्णांकों पे रहेगी। ये देखेगा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, सबसे, जैसे यहाँ पे खड़ा है तो इसके पीछे तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा इसे, 1। भाई बाकी तो चीज़ें 1 से छोटी होंगी ना, तो यानी कि ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। जैसे मान लो कि आपने पुट कर दिया मान लो -1.5, तब ये क्या रिटर्न करेगा, फिर से ये देखिए पहले -1.5 है कहाँ। अब जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कहीं -1.5 मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये रहा -1.5, और ये अब उससे -इन्फिनिटी से, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इसे इसके पीछे तक की सारी वैल्यूज देखेगा और देखा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या मिल रहा है, -2, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, -2, ठीक है। तो अगर जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे देख लें। क्लियर हो गई बात। तो अब मुझे बताओ अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, तो डोमेन में तो आप कुछ भी पुट कर दो, पूरे रियल नंबर कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसे। लेकिन अगर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो पूरा पूरा इंटीजर होती हैं, मतलब ये पूर्णांक ही रिटर्न करता है, कभी ये 1.5 नहीं रिटर्न कर देगा, 1.5 पे पॉइंट वाली चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा सारे के सारे, यानी -इन्फिनिटी से लेके -1, 0, 1, 2 ऐसे करते करते +इन्फिनिटी तक के सारे पूर्णांक देगा ये, यानी होल नंबर देता है, सॉरी यानी कि इंटीजर जेड देता है पूर्णांक, ठीक है। इसका परिसर हो गया। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो खैर आर है। ग्राफ इसका ऐसा क्यों बनता है वो समझना चाहते हो, समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात कि 0 पे तो ये 0 देगा, 0 खुद ही एक पूर्णांक है ना। अब जैसे 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सब कुछ पुट कर दो, तो ये क्या करेगा, 0 ही देगा। क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपने 0.999 ऐसे करके भी पुट कर दिया, एक तो पुट नहीं किया ना, तो ये कहीं ना कहीं आगे 0.999 पे खड़ा हो जाएगा,
और फिर देखेगा माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या मिला है, 0। यानी इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आप जैसे ही 1 पे गए तो 1 पे तो 1 ही दे देगा, 1 खुद ही पूर्णांक है। अब 1 से लेके 1.999 तक गए तो भी ये 1 ही देगा। यानी 1 पे भी आंसर, सॉरी 1 पे भी आंसर क्या है, 1, 1.1 पे भी 1, 999 पे भी 1, यानी ये सारा अपना ग्राफ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ पे ऐसा खाली क्यों छोड़ दिया, डार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आप 2 पे जाओगे, 2 तो खुद ही एक पूर्णांक है, नहीं 2 पे ये y की वैल्यू 2 दे देगा, जो कि यहाँ पर आएगी इस सीध में, इसीलिए यहाँ पे चला गया ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ें फंक्शन करता रहेगा आगे। अब आपको समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण है। कह रहा है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन है, तो इन सभी की वैल्यू निकालो। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, f, ठीक है, f प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। तो बस इतना जान लो यार, किसकी वैल्यू होती है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे मान पुट कर दो यार। f ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, f ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का मान क्या है, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपसे अगला क्या पूछा गया है, देखो आपसे अगला पूछा गया f माइनस जी एक्स निकाल दो। तो यहाँ पे f माइनस जी एक्स का क्या मतलब होता है, आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स कितना है, 2x प्लस 1 है, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है यार, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, वैसे डिवीजन में भी होता है, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये कर लेना। ऐसे ये वाला भी आप कर सकते हो। तो ये आपका पूरे चैप्टर एक तरह से रिकैप हो गया, ठीक है, और पूरी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, साथ ही साथ एक और चीज़ PDF नोट्स, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, इस लेक्चर का PDF नोट वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी, यूजर नेम है @हिंदी मीडियम आर्मी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।